ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3 बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और बेटा ये 10 मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल है। मैंने आपको जैसे बताया था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल, हमने 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए बेटा इसमें, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ, है ना। 10 बातें इंक्लूड की हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अभी हम कर रहे हैं और इसमें 15 कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। बट ये 10 मॉड्यूल्स इंक्लूड किए हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल्स। है क्या कि कई बार कुछ बच्चों का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होता है ना, या कुछ बच्चों के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉन कॉमर्स के लिए या जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है और सभी एक बार अगर ये कंसेप्ट समझ लें तो दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और फॉर बेसिक नॉलेज ऑल्सो। एंड देयर आर 15 कंसेप्ट एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। बट ये 15 ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, है ना। तो इसमें हमने ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स, जैसा आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स, देन व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट आई मीन बाय सिक्योरिटीज, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय यू नो रिस्क, सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं, इफ मिस्टर एक्स इज देयर एंड मिस्टर वाई इज देयर, है ना। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है पूरे 10 लाख रुपए टीसीएस में ही डाल रहे हैं, टीसीएस के शेयर्स ले रहे हैं। बट मिस्टर वाई, लेट इट बी मिस्टर वाई इज इन्वेस्टिंग इन टीसीएस, आईसीएसआई, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड प्रॉपर्टी। तो मैं कहूँगा मिस्टर वाई इज इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक से ज़्यादा बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, दो या दो से ज़्यादा उसको बोलते हैं। फिर हमने ये फोटो बनाई थी। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि थोड़ा सा स्लाइड्स थोड़ी सी आपको दिखी नहीं होंगी कुछ कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से, मैं अभी दोबारा से दिखा रहा हूँ, वो टेंशन मत लीजिए। रिटर्न फिर हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट आई मीन बाय रिटर्न, and when I say return I mean holding period return, I mean return composite of revenue return and capital gains। revenue में दो पार्ट्स होते हैं जी, dividend and interest, we have already seen that। this is revenue, this is recurring in nature, this is non recurring in nature। ये कभी कभी होगा जब आप बेचेंगे, तो रकरिंग अलग चीज होती है, नॉन रकरिंग अलग चीज होती है। रिटर्न हमने देखा ये कौन कौन से हैं रिटर्न, एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, we have seen holding period return, we have seen annual return, we have seen this average return। और अभी तक हमने 4 रिटर्न्स की बातें की है, लेकिन अब आज थोड़ा सा आगे चलेंगे। बेटा रिस्क की बातें बताऊंगा, व्हाट आई मीन बाय रिस्क। अच्छा, उससे पहले जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। बेटा ये लेक्चर नंबर 2 की जो स्लाइड्स हैं, जो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपके लिए, थोड़ा सा कैमरे की वजह से, वैसे लेक्चर 1 में तो पूरा क्लियर था, लेकिन लेक्चर 2 में मैंने इनको दिखाया था थोड़ा सा, तो थोड़ा कुछ कलरिंग की वजह से, कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक बार देख लें, मैंने ये चार्ट बनाया था, अ मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन लेक्चर नंबर 1 ऑल्सो। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, मैनेजमेंट क्या है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैंने हाईलाइट किया था ना, तो हाईलाइट वो ब्लैक होके आ गया, तो मुझे लगा कि ठीक है, कल कुछ स्टूडेंट्स ने कहा तो मैंने उसको ठीक कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अभी तक हम कर रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न, उसके बाद 3 आंसर्स थे, 2 इन्वेस्टमेंट, फिर हम एनालिसिस। आजकल हम यहाँ पर हैं बेटे, हम बेटे आजकल भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे ये बात कह रहा है कि मैं रिटर्न और रिस्क की बातें कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक रिटर्न लास्ट लेक्चर में 4 रिटर्न्स बता भी दिए। मैंने कहा जी रिटर्न का मतलब है उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने एग्जामिनेशन से एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप इन्फोसिस के, टीसीएस के, डाबर के, अपोलो के, एसीसी सीमेंट के शेयर्स बाय करते हैं, तो यू एक्सपेक्ट समथिंग, आपके मन में कुछ उसके अंदर एक अपेक्षा होती है, उसी का नाम है रिटर्न। हमने 4 रिटर्न्स डिस्कस कर लिए थे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न,
एवरेज रिटर्न और एक्सपोज रिटर्न, एंड एक्स एंटे और फ्यूचर रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है जी, रिस्क की बातें आज करेंगे बेटा। मैं भूपेश आनंद आज आपको रिस्क की बातें दिखाऊंगा कि खाली एक दिखा रहा हूं कि हमने वी हैव ऑलरेडी सीन की ऑलरेडी स्लाइड में दिक्कत थी कलरिंग में। फिर मैंने एक लड़के और लड़की की कहानी बताई थी, मैरिज की बात बताई थी कि मैरिज के बाद रिस्क भी होगा रिटर्न भी होगा। फिर हमने रिटर्न रिस्क की बातें की थी। आज बेटे हम इसकी बात करेंगे, है ना। आप पहले तो ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे, आप सभी मेरे अपने ही बच्चे, आप सभी क्या करेंगे, अपने रजिस्टर पहले तो ओपन करेंगे बेटे, आप सभी कर लेंगे। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद आपके सामने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल्स के 10 मॉड्यूल्स में से ये बेटे 10 कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 3। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आई मीन बाय रिटर्न, वी हैव ऑलरेडी सीन सिक्योरिटी एनालिसिस, वी हैव ऑलरेडी सीन इन्वेस्टमेंट्स। मैं इस समय बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये बातें बड़ी लाइफ में हेल्प करने वाली हैं। आइए मेहरबान कदरदान, मैंने आज आपके सामने मैंने एक आपके लिए मटका बना दिया बेटे, मटका। जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस मटका। ये लेक्चर 3 का मटका है बेटे, और इस लेक्चर 3 के मटके से 2 चीजें निकल रही हैं, एक निकल रहा है रिस्क और एक निकल रहा है रिटर्न। मैंने नीचे लिखा मुर्गी। अभी आपसे कुछ पूछूंगा इन रिलेशन टू मुर्गी, पहले अभी नहीं पूछ रहा, पहले आप यहाँ देखिए, आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए बेसिक नॉलेज की इंपॉर्टेंस है। आप एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे और अमीर बनना चाहते हैं, यू वांट टू इन्वेस्ट एंड यू वांट टू लर्न सम बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो बेटे आपको ये बात समझनी है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाते, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं या पैदल क्यों नहीं चलते, है ना। कोविड सिनेरियो में घर से बाहर जाना मना था, आपको सबको पता होगा, क्योंकि कोविड सिनेरियो में आप किसी के साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं विदाउट सैनिटाइजर, विदाउट मास्क, एंड देन यू कैन अट्रैक्ट दैट कोविड वायरस। इट मींस देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट। इस दुनिया में हर किसी चीज में रिस्क है यार। आप मुझे एक चीज बताओ, आप एरोप्लेन से इंडिया से आप बैंकॉक जा रहे हैं, इंडिया से या कहीं भी जा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, बेटे इस दुनिया में रिस्क है। बट रिस्क, कुछ तो रिस्क ऐसा होता है विच यू हैव टू बियर। तो मैं अभी आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका और मैं लंदन, आज आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि मैं जो आज डिस्कस करूंगा, रिस्क की बात करूंगा और जो रिटर्न की बातें करूंगा बेटे, दैट इज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज इन रिलेशन टू पोर्टफोलियो। तो आप पहले मटका बनाएं और उस मटके से 2 चीजें निकालें। पहला रिस्क निकालें, क्योंकि रिस्क पहले होता है और रिटर्न बाद में होता है। बेटे यही बात मैंने लिखी है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। बेटे यही बात आपको मैंने यहाँ पे मुर्गी के लिए लिखी है, अभी आपको उसी का एग्जाम्पल बताऊंगा। आप बताइए, आप पहले लिखिए इस मटके से, पहले रिस्क आएगा और फिर रिटर्न आएगा, बिकॉज रिस्क आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन यू, that you want to invest in Kingfisher Airline, you want to invest in Muthu Finance, you want to invest in Barclay Finance, you want to go for small cap, you want to go for mid cap, you want to invest in large cap। आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर किसी चीज का रिस्क अलग अलग है। आप मोमोज खाते हैं, आप मोमोज स्ट्रीट वेंडर से भी खा सकते हैं, एक शॉप से भी खा सकते हैं, हल्दीराम से भी खा सकते हैं, सभी का रिस्क अलग अलग है, सभी का प्राइस अलग अलग है। इट मीन्स द पॉइंट इज नाउ वी विल सी कि आप रिस्क का मीनिंग क्या समझते हैं। तो पहली बात तो मुझे आज ये बतानी है कि आपको क्या लगता है रिस्क है क्या लगता है जी, आप बताइए। दिल हूं करे जब आप एग्जामिनेशन दे के आते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आता, देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन दैट, कि आप जैसा सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, और आपके मन में ज्यादा ना नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ये बात आपने कभी नोट की है? तो रिस्क का मीनिंग है द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन, जो आपने सोचा इन योर एक्सपेक्टेशंस, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस एक्सपेक्टेशन का वैसा ना होना, उतने नंबर ना आना, ट्रेन का उस समय तक लेट ना होना,
एग्जामिनेशन में पास ना होना या उतने मार्क्स ना आना जो आपने सोचे थे, बेटे इन सभी का नाम है रिस्क। तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी। बेटे कमर बिल्कुल सीधी, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, अभी ये समझ लीजिए 15 कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गए। इसके बाद जो भी कंसेप्ट होंगे ना रिटर्न और रिस्क के ऊपर प्रभावित होंगे, दे विल बी रिलेटेड ऑन दैट, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, यू नो। पोर्टफोलियो रिटर्न की मैथमेटिक्स क्वांट में भी मेंशन की हुई है उन्होंने, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आप सीए कर रहे हैं, आप सीए एसी से कर रहे हैं, आप सीएफए कर रहे हैं, आप सीएमए यूएसए कर रहे हैं, आप सीपी यूएसए कर रहे हैं, आप एफआरएम कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाला समय इंडिया का है, इंडिया डेवलप कर रही है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, यू शुड बी अवेयर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। यार आपको पता होना चाहिए रिस्क है क्या। तो मैंने कहा उसके लिए आपको कमर सीधी करनी है। आइए मेहरबान कदरदान, मैं भूपेश आनंद आप सबके सामने ये कहता हूं कि आपको एक पॉइंट लिखना है। रिस्क इज, सब लिख रहे हैं, रिस्क का मीनिंग लिख रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपसे ये कह रहा हूं कि आप अभी लिख रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन in expected return, because we are doing from portfolio management point of view। आप जो सोचते हैं वो ना हो, दिल हूं करे घबराए, कुछ तो हो जाए। इट मीन्स समथिंग डेविएशन इन विच यू इन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज रिस्क। अच्छा, रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप देखते हैं कोई कंपनी टॉप में थी, निफ्टी में 50 में थी, सेंसेक्स 30 में थी, आज उसका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गई। आप देख रहे हैं पहले जमाने में पेजर्स थे, या पहले जमाने में मोबाइल फोन दूसरे वाले थे जो नोकिया बनाता था, आज नोकिया कहाँ है बेटा, नामो निशान खत्म हो गया। कोडाक कैमरास खत्म हो गए। एक वो भी जमाना था जब हमारे पेरेंट्स वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते थे जिसमें करंट लगता था, पानी डालना पड़ता था, ये करना पड़ता था। बेटे ऑटोमेटिक मशीन आ गई। ऐसा लग रहा है कि दुनिया जैसे बदलती जा रही है यार, और कितनी जल्दी बदल रही है। अगर आप नहीं बदले तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। मैं पहले फिजिकल क्लासेस लेता था, मेरी एक क्लास में 500 बच्चे होते थे। बेटे हमने कोविड के 2-3 साल पहले इसे ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, जबकि कोविड के बाद तो काफी सारे टीचर्स ने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, बट हमने तो 2-3 साल पहले से ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया था। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने एक बात बोली है कि जो नहीं बदलेगा, हर चीज बदलती जा रही है, जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो रिस्क का मतलब है इट इज द डेविएशन इन योर एक्सपेक्टेशंस। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिस्क, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रिस्क, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो रिस्क, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल रिस्क। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। इट मीन्स आप किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, और रिस्क अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहले लिखिए जी, पहले लिखिए मैं भूपेश आनंद, ये मटका बनाया मैंने और इसमें लिखा मैंने टाइप्स ऑफ रिस्क। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, अलग अलग तरह के हैं जी। मैं यहीं पे खड़ा हूं और यहां पे फिर दिख नहीं रहा आपको तो कोई बात नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, इसका नाम है जी, मैं हरा रंग भी हटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टाइप्स। ये टाइप्स है बेटे, कुछ कैमरे में दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्क, ये बेटे मैंने खाली एरो बनाए हैं और कुछ नहीं है ना। टाइप्स ऑफ रिस्क, ये कोविड-19 लिखा है, ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क लिखा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क लिखा है, ये ईरान वर्सेस इजराइल वॉर रिस्क लिखा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन रिस्क लिखा है। अलग अलग तरह के रिस्क लिखे हैं। आई थिंक आपको यहां तक तो दिख ही रहा है। तो मैं आ गया जी, मैंने कुछ केस स्टडीज बनाई है यार।
आइए ना, मैं उन्हीं केस स्टडीज के लिए पहले आपको यहां पर आ गया और मैंने कहा जी देखो रिस्क यहां पे भी लिखा है, जरा आइए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। लो जी लो, लो मेरे बेटे, लो ले लो मेरा बेटे, मेरे बेटे आओ लिखो कंसेप्ट नंबर 5। 15 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बेटे आज। इस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, लॉजिकली समझेंगे कि रिस्क का मीनिंग क्या है, रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन ने क्यों निकाली, उसने जो फॉर्मूला बनाया तो क्या लॉजिक रखा, भूपेश आनंद बताएगा बेटे कार्ल पियर्सन की कहानी। आप कमर सीधी करके बेटे झुक के नहीं पढ़ना है, मोबाइल फोन में नहीं देखना है, लैपटॉप डेस्कटॉप में देखना है, कंसेप्ट नंबर 5 लिखना है। आप लिख रहे हैं रिस्क, कंसेप्ट नंबर 5 रिस्क। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, मैं रंगी चेंज कर रहा हूं जी, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन। आप डेविएशन लिख लें, आप लिख चुके हैं वैसे, या आप वेरिएशन लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ चेंज और डेविएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप जो सोच रहे हैं वो रिटर्न ना होने की आशंका को रिस्क बोलते हैं। ठीक है जी, आगे लिखिए। रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जी। कसम होगी अगर आपने ना लिखा बेटे, A to Z इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। मैं सबके एक एक एग्जांपल दूंगा, आपको लॉजिकली समझ आएगा। किंगफिशर एयरलाइंस का नाम आप आई थिंक आप सबको पता है, मैं अभी किंगफिशर एयरलाइंस का वीडियो भी दिखा रहा हूं बेटे। एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपने इंप्लॉइज को पैसे देने के लिए सैलरी नहीं थी। फाइनेंशियल रिस्क, अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क। आप पहले लिखिए टाइप्स ऑफ रिस्क। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं सपोजिंगली, तो आपको किस किस तरह के रिस्क बियर करने पड़ सकते हैं। एक का नाम है फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा बेटा लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी, आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जो बाजार में बिकते ही नहीं है, अब वो लिस्टेड ही नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की वो कंपनी डूब गई, ठीक है जी। बिजनेस रिस्क, जैसे मैंने एग्जांपल दिया नोकिया का, मैंने एग्जांपल दिया कोडैक कैमरास का। आपको पता है कि गूगल को भी आजकल कंपटीशन मिल चुका बेटे AI GPT चैट से, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बिजनेस मॉडल्स ही खत्म होते जा रहे हैं। ओला, उबर, पहले जमाने में टैक्सीज चलती थी, आप स्टैंड में जाते थे, आप ऑर्डर करते थे, आप ऑल करते थे, आप बुक करते थे तो जाते थे बेटे। जैसे जमाना बदलता जा रहा है यार, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, सब लिख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बेटे ये तो रिस्क आजकल आप देख ही रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, जैसे नोकिया की बात करो, जैसे गूगल की बात करें, सब कुछ तो बदल रहा है यार, और कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी अगर आपने चेंज, ये भी रिस्क है। इट मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज आउटडेटेड एंड विच इज नॉट फॉलोइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, आपके शेयर्स डूब जाएंगे। तो आप एज ए इन्वेस्टर सोच रहे हैं, ठीक है जी। पॉलिटिकल रिस्क, ये तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद, ईरान वर्सेस इजराइल वॉर के बाद, इजराइल वर्सेस गाजा के बाद, आप समझ रहे हैं, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर देखें तो आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं। व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू पॉलिटिकल रिस्क। अगर कोका कोला की कंपनी इंडिया में भी है और कोका कोला की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो पीते होंगे कोका कोला। अब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो बेटे कोका कोला को पाकिस्तान में लॉस होगा और इंडिया में बेनिफिट होगा। सो दिस इज नेम्ड एज पॉलिटिकल रिस्क। तो रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक बच्चे ने मुंह छोटा कर लिया, बेटे छोटा करने की बात है ही नहीं, हमें सारे रिस्क करने ही नहीं है यार। वी आर फाइनेंस पीपल, हम पैसे की भाषा जानते हैं। आपको बस एक दो रिस्क पता होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो किस किस तरह का रिस्क बियर कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में क्या क्या रिस्क होता है, मतलब यू हैव टू रीड रिस्क इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क ही देखने हैं। तो मैंने यहां पर लिखा आराम से, देखो बेटे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूं, तो ध्यान से मैंने एक एग्जांपल लिखा है। लिखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो भाई साहब समझदार तो आप सब हो ही, आगे आपकी मर्जी है भाई साहब। मैंने लिखा कि एक कंपनी एक्स है, बड़ी मेहनत की है बेटे, एक कंपनी वाई है। बेटे बेस बन रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिम्मत मत हारना, कमर सीधी रख के लिखते रहना, कदम अपने बढ़ाता चला चल, तुझे सफलता चूमेगी। तू कंसेप्ट तो क्लियर कर। देयर आर टू कंपनीज, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, लेट इट बी टायर्स। ये दोनों टायर बना रही है। मतलब एक कंपनी कौन सी है, एक कंपनी का नाम रख देते हैं हम अपोलो टायर्स, और दूसरी कंपनी का नाम रख देते हैं डनलॉप टायर्स, ठीक है जी। तो कंपनी एक्स को रिटर्न हुआ 34% का, आई थिंक 34% कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये एक साल का है, एनुअल रिटर्न है, पता है आपको P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100, एक साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया। फिर दूसरा साल में 31% है, फिर 30% है, फिर 28% है, फिर 32% है। सब बच्चे लिखेंगे बेटे, लिखेंगे, मैं कह रहा हूं खाली सुनना मत, आपको लॉजिकली समझ नहीं आएगा। अगर आप इसका एवरेज निकालें, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो बेटे ये आ रहा है 31%। करके देखिए प्लीज सभी बच्चे, नॉर्मल से, साइंटिफिक से, जिससे करना है, नहीं करना है वैसे कर लीजिए। अच्छा, कंपनी वाई का रिटर्न है 54%, 12%, 29%, 27%, 33%, इसका एवरेज निकाला तो उसका भी 31% ही आ रहा है। बिकॉज मैंने आपको एक बात समझानी है, इसलिए जान के मैंने फिगर्स कुछ इस तरह से ली कि आपका दिमाग में प्रेशर पड़े और आपको सोचने के लिए मैं मजबूर कर दूं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों में एवरेज रिटर्न 31% ही आ रहा है ना। आप एज ए इन्वेस्टर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इधर इन कंपनी एक्स और इन कंपनी वाई। आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, एक्स में या वाई में? बेटे एक्स का रिटर्न अगर आप देखें 31 है नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल 31% है, ठीक है जी, 31% है। और उसका अगर आप रिटर्न देखें बाकी सभी ईयर्स में, है ना, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 32 है। इट मीन्स ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब आप समझे एक ज़्यादा डेविएशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे नंबर आ गए किसी बच्चे के और एकदम वो फेल हो गया। तो बेटे अगर एक बच्चे के एकदम फर्स्ट आ जाए क्लास में और एकदम फेल हो जाए, तो ये सोचने का कारण बन जाता है कि ऐसी क्या बात रही होगी कि एक बार 5th क्लास में इसने टॉप किया, 6th क्लास में फेल हो गया, 7th में फिर टॉप किया, 8th में फिर फेल हो गया। इसका मतलब इतनी सारी डेविएशन है। बेटे जिसमें ज़्यादा डेविएशन होती है वो ज़्यादा रिस्की होता है। आपको पता है कोर्टशिप पीरियड में जब एक लड़के और लड़की की रिंग सेरेमनी हो जाती है, मैरिज नहीं होती, उस पीरियड को बोलते हैं, रिंग सेरेमनी से मैरिज तक के पीरियड को बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड। आपको पता है उस कोर्टशिप पीरियड में लड़का और लड़की को की मीटिंग्स होती हैं। वो कभी मैकडॉनल्ड्स में बैठ जाएंगे, कभी कहीं बैठ जाएंगे, कभी हल्दीराम में बैठ जाएंगे। लड़की और लड़का कुछ किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन शुरू करते हैं, कुछ बातें करते हैं। अच्छा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कोर्टशिप पीरियड। आप ये बताइए पहली मीटिंग में लड़के ने कुछ बोला लड़की को कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। लड़की ने कहा मुझे भी ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद दूसरी मीटिंग हुई। अब लड़के ने जो पहले बोला था उससे बिल्कुल ऑपोजिट बोला। उसने कहा मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, ये भी नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। लड़की सोच में पड़ जाएगी कि जो इसने पहली मीटिंग में बोला था और जो दूसरी मीटिंग में बोला था, दोनों में बहुत ज्यादा डेविएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसका मतलब ये रिस्की है। बेटे जिसमें ज्यादा डेविएशन होती है, हम बात 31 की नहीं कर रहे, यहां भी 31 है, यहां भी 31 है, ठीक है। बट अगर आप कंपनी वाई को देखें तो बेटे इसमें 51% का, फिर 12% का, फिर 29% का, फिर 27 का, फिर 33 का। मैं जाने अनजाने में आपको कार्ल पियर्सन के स्टैंडर्ड डेविएशन का बेस समझा रहा हूं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 31 से ज्यादा डेविएशन यहां पे नहीं है, बट अगर आप यहां देखें तो देयर आर मोर डेविएशंस। बता सकते हैं कंपनी एक्स या कंपनी वाई में कौन ज्यादा रिस्की है? बेटे कंपनी वाई मोर रिस्की है, भले रिटर्न सेम आ रहा है। तो आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? यू विल इन्वेस्ट इन कंपनी एक्स। मेरी बात समझ गए? ठीक है जी। तो मैं आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि अगर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि अभी आपने देखा कंपनी एक्स और कंपनी वाई में आपने कहा कंपनी वाई इज मोर रिस्की, जबकि उनका एवरेज रिटर्न दोनों का 31% है, बट वो 31 निकालते समय काफी सारी वेरिएशंस हैं, है ना, ऊपर नीचे। इसका मतलब आपकी थॉट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, इसका मतलब आपके ऊपर ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसका मतलब आप रिस्की हो। अब इस रिस्क को निकालते कैसे? इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो वी यूज वन टूल जो कार्ल पियर्सन, जो यूके में रहता था। कार्ल पियर्सन का नाम सुना होगा सभी ने, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा इसकी। कार्ल पियर्सन। और बेटा ये आपने ना अपने किसी जमाने में स्कूल में भी इसका नाम सुना हुआ है। आप करते थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने रिटर्न में बताया था, मीन, मीडियन, मोड। फिर कुछ बड़े हुए, आपको सिखाया गया मेजर्स ऑफ डेविएशन, डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ डेविएशन। आप समझ रहे हैं? मतलब डेविएशन सिखाई गई। उसमें पहला टूल सिखाया गया स्टैंडर्ड डेविएशन। किसने बनाया था? कार्ल पियर्सन ने। खुद तो मर गया बेटे। आज हमें ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला करना है। अभी हम लॉजिकली सीखेंगे कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। पहले आप लिख लो, रिस्क ऑफ ए इंडिविजुअल सिक्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ टूल। सब लिखेंगे। ये स्लाइड्स आपको मिलेंगे नहीं, आप ये मत सोचेंगे हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। बेटे ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप कमर सीधी करके लिखते जाओ, रजिस्टर अलग से बनाओ, लिखो रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ टूल विच इज नेम्ड एज कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी देखेंगे क्या है, छोड़ दो, मत करो, ये कुछ भी मत करो, अभी देखेंगे। दूसरा टूल लिखिए, बड़े पापा। जैसे हमारी जॉइंट फैमिली होती है, एक होते हैं छोटे पापा, छोटी मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी। बेटे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, हिंदूज में भी, मुस्लिम्स में भी, कहीं भी आप देखें तो पुराने ज़माने में बड़े पापा, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, छोटे भैया सब साथ साथ रहते थे। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन इज छोटे पापा, इनको होल स्क्वायर कर दें तो बड़े पापा आ जाएंगे, वेरिएंस, और एक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 3 टूल्स याद रखने हैं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद अपनी होश में ये 3 टूल्स आज आपको बता के छोड़ दूंगा। चलिए जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है पहले लिखेंगे। बेटे भूपेश आनंद लॉजिकली बताएगा दिस मेजर ऑफ डेविएशन, लिख लें जी पहले। द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न्स फ्रॉम स्टैंडर्ड रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स और मीन रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स इज नेम्ड एज। बेटे किसी बुक में नहीं है ऐसे, मैंने अपने सिंपल वर्ड्स में लिखा है। आप ये मत सोचना कहीं और मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं, कोई समझाएगा ही नहीं, सब बैठ के पढ़ा रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं होके पढ़ा रहे। बेटे आपको मेरे लेक्चर्स में ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप डर के पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और बेटे बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैं चाहता हूं कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो। तो आप लिखे ना, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का टूल यूज करते हैं। स्टैंडर्ड, जैसे पहला नाम क्या है? स्टैंडर्ड। दूसरा नाम क्या है? डेविएशन। आप ये बताइए, आपको कभी टेम्परेचर हुआ? टेम्परेचर होता है ना। अच्छा, टेम्परेचर में आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपके भैया, आपके पापा क्या करते हैं? आपके मुंह में थर्मामीटर डालते हैं। अच्छा, उस थर्मामीटर में कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं, भगवान ना करे, मैं वैसे ही कह रहा हूं, 102 डिग्री का टेम्परेचर है किसी को, तो
क्या कहते हैं, आपको ज्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, क्या है, तो बेटे आप उसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड से। मान लेते हैं जी स्टैंडर्ड मारना क्या है ही 98.4 डिग्री आपका नॉर्मल टेम्परेचर है एक ह्यूमन बॉडी का, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ह्यूमन बॉडी का 98.4 स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसका अंतर निकाल लेते हैं, 98.4 में से 102 का, और मान लेते हैं किसी को टेम्परेचर है 103, भगवान ना करे किसी को हो, तो हम इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। बोलो हाँ, आप बताइए किसका जल्दी हिसाब किताब हो सकता है, भगवान ना करे हो, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, किसका जल्दी, आप समझ रहे हिसाब किताब, आप बताइए जी। इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है जी, इसमें डेविएशन ज्यादा है जी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से ज्यादा डिफरेंस है। तो यही बात कह रहे हैं, द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर, अब हम पोर्टफोलियो में कर रहे हैं, तो एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम मीन रिटर्न, स्टैंडर्ड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, कुछ भी कह दीजिए, भगवान कृष्ण के कितने सारे नाम थे, इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ी प्यारी सी बात है जी, मैं उस तरह से बताऊंगा जैसे कार्ल पियर्सन ने अपना फॉर्मूला समझाने की कोशिश की। कार्ल पियर्सन ने कहा ये दुनिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसमें कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, सारे कृष्ण ऐसे नहीं होंगे, सारे बुद्धू भी नहीं होंगे, ऑन एन एवरेज नॉर्मल लोग ज्यादा होंगे, और इस तरह से एक पूरी दुनिया को हम डिवाइड कर सकते हैं इस कर्व से। बेटे ये कर्व का नाम डाल दिया कार्ल पियर्सन ने, इसका नाम डाल दिया नॉर्मल कर्व। ध्यान से बेटे, हिम्मत नहीं हारनी, आराम से, कोई घबराना नहीं है, भूपेश आनंद आपके साथ है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप मंदिर जाते हैं, आप गिरजाघर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, मुझे लगता है मंदिर में तो एटलीस्ट आपको घंटी दिखती होगी। बेटे घंटी, आप घंटी बजाते हैं, बेटे घंटी है ये, आप ध्यान से देखें तो बेल बजती है, जय माता दी, जय माता दी, बेटे उसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। ये दुनिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देखो 50% एरिया इस तरफ है, 50% एरिया इस तरफ है, ये बीच में मीन, मीडियन और मोड, ये सब बराबर है। ये सुना होगा आपने नाम, मीन, मीडियन, मोड। अच्छा बाकी ना भी लिखें, इतना समझ लें, ये एरिया 50% है, ये बीच का एरिया है ना, ये 50% है। बड़ी सीधी सी बात। इसका मतलब ज्यादातर लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कोई भी डाटा उठाएं तो नॉर्मली यहां पर मीन के आसपास आपको दिखेंगे, ज्यादा अलग भी होंगे लेकिन वो कम होंगे as compared to mean. It means more people will be concentrated towards mean if you plot that data. It means ये फिगर जो है मीन है, ये वाली फिगर तो मीन है, ये वाली फिगर मीन है, ये वाली फिगर मीन है ना। अच्छा आप ये बताइए, आप यहां पे खड़े हैं, आप कौन, आप भूपेश आनंद, मेरा दोस्त है रामलाल, वो यहां खड़ा है, एक दोस्त यहां खड़ा है श्यामलाल। आप बताइए मेरे से कौन ज्यादा दूर खड़ा है? पहले दोस्त का नाम है राम लाल, दूसरे का नाम है श्याम लाल। आपको क्या लगता है रामलाल ज्यादा दूर है या श्यामलाल ज्यादा दूर है? बेटे रामलाल ज्यादा दूर नहीं है, मेरे से श्यामलाल ज्यादा दूर है, क्योंकि मैं बीच में खड़ा हूं। इट मीन्स एवरेज से, मीन से, स्टैंडर्ड से जो ज्यादा दूर होगा बेटे वो ज्यादा रिस्की है। इट मीन्स जिसकी डेविएशन ज्यादा होगी वो ज्यादा रिस्की है। ये बात कार्ल पियर्सन ने बोली और एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया जो बड़ा लॉजिकल फॉर्मूला है, और उस टूल का नाम डाल दिया स्टैंडर्ड से डेविएशन, बेंचमार्क से डेविएशन, तो उस टूल का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी देख लेंगे, कुछ मुश्किल है नहीं। वैसे आपने यहां तक लिखा, बेटे अपने हाथों से नॉर्मल कर्व बनाओ। सच कह रहा हूं, आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा जब आप नॉर्मल कर्व अपने हाथों से बनाएंगे। मैं क्योंकि धीरे धीरे ऊपर चलता जाऊंगा। आप देखिए मैंने आपके सामने यहां पर 2 कर्व बनाए है ना, और मैंने डाटा प्लॉट कर दिया क्योंकि मैं लॉजिकली बताना चाहता हूं।
आप बताइए ये कर्व है और ये भी कर्व है, क्या लगता है किसमें ज्यादा डेविएशन है? दोनों नॉर्मल कर्व नहीं है, कुछ कोई ज्यादा लेफ्ट स्क्यूड कर दिया, कोई मैंने हाई राइट स्क्यूड कर दिया, ये नॉर्मल कर्व नहीं है बेटे। नॉर्मल तो 50% एरिया, 50% एरिया यहां पर होता है, 50% एरिया यहां पे होता है, मिडिल पॉइंट में मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, वो स्क्यूड नॉर्मल होता है, वो हम देखेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। आप मान के चलिए कि ये जो दो मैंने ग्राफ आपको दिए हैं, दे आर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज यू कैन सी, एंड आई हैव प्लॉटेड द dots, I have plotted the information. Now you have to tell me that which information will have a more, standard deviation. For example, I have kept this point as mean, but let it be average. Let this point be average. Now can you tell me how much difference is there of these points? या आप मुझे बताइए किस में ज्यादा आपको लगता है कि डेविएशन होगी आपके हिसाब से? दोनों में डेविएशन है, ये बात तो समझ आ रही है बेटे। कार्ल पियर्सन ने यूज किया। आप ये बताइए ये जो फिगर बी है, फिगर बी, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, वो स्टैंडर्ड से ज्यादा दूर हैं, यहां दूरियां ज्यादा हैं, दूरियां नजदीकियों में बदली। आपने सुना होगा गाना, दूरियां नजदीकियों में बदली। इसमें ज्यादा दूरियां हैं, इसमें दूरियां ज्यादा है। इट मीन्स देयर इज अ हाई डेविएशन इन दिस फिगर बी एज कम्पेयर टू फिगर ए। इट मीन्स द पॉइंट व्हिच आई वांट टू से यू इज if the actual data is more widespread, it is more scattered from the normal, from the standard, from the benchmark, then it means it has more it means it has more deviation. एक बात समझ आ गई, higher the deviation, higher the standard deviation, high will be the risk. अब आपने क्या करना है एज अ इन्वेस्टर, जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं तो आप दो पैरामीटर्स की मदद लेंगे, एक है नल और एक है नील। एक बच्चा कहता है नल और नील, मैंने कहा हाँ बेटे, जब भगवान राम ने लंका जाना था तो समुद्र में उन्होंने वो पहाड़ बनाने थे, या ऐसा समझ लीजिए कि उस जमाने में हनुमान जी हुआ करते थे। अच्छा, हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि भाई आप अपनी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां भूल जाओगे, और लेकिन उसका एक तोड़ भी दे दिया था कि 2 वानर जब आपको याद कराएंगे नल और नील तो आपको याद आ जाएगा। मैं कहता हूं एक है नल, उन्होंने हनुमान जी को कहना शुरू कर दिया, आप अंजनी माता के पुत्र हैं, आपके पास अष्ट सिद्धियां हैं, आपके पास 9 निधियां हैं, आपके पास ये है, आप हवा में उड़ सकते हो, आप पवन के पुत्र हो, आप अंजनी माता के पुत्र हो, तो उनके पास वो सारी की सारी सिद्धियां वापिस आ गई। बेटे एक नल है रिस्क और नील है रिटर्न। आप एज ए इन्वेस्टर अब जब भी आज के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी नजर 2 ही चीजों में होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते थे, अर्जुन ये क्या लगा है, अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बस आंख ही आंख दिखती है गुरुदेव। आपको रिस्क और रिटर्न दिखना चाहिए आज के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और सब बकवासबाजी है कि रिस्क कितना और रिटर्न कितना है। रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिस्क हायर है तो बेटर है या रिटर्न हायर है बेटर है? इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? मतलब रेनफॉल का होना और अम्ब्रेला का बिकना, बताइए जी इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है? नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक है, अभी देखेंगे। पहले इस समय ये बात सबको समझ आ गई कि फिगर बी में जो एक्चुअल डाटा है वो स्टैंडर्ड से काफी दूर है। मैं कहता हूं ये एक्चुअल एक्स बार है, मान लेते हैं, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा समझाऊं तो ये एक्स बार है ना, ये x1 है, ये x2 है, ये जितने डॉट्स प्लॉट हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये x7, जितने डॉट्स प्लॉट हुए हैं मैं इनको कह रहा हूँ ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। अब आप x1 और x बार का डिफरेंस देखें, x2 और x बार का डिफरेंस देखें, x3 और x बार का डिफरेंस देखें। इट मींस ऐसा कार्ल पियर्सन ने समझाया और उसके बाद उसका फॉर्मूला बना दिया। देखिए जी फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। अच्छा, एक बात तो सबको समझ आ गई, हायर द डेविएशन हाई विल बी द रिस्क। आज के बाद बेटे रटना है ही नहीं, रटे आपके दुश्मन यार, आपको तो लॉजिक समझना है भैया। लॉजिक के लिए तो मैं बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 15 कंसेप्ट अलग से ले रहा हूं। मैंने कहा हायर द डेविएशन हाई विल बी द रिस्क, ये बात सबको समझ आ गई। फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ कार्ल पियर्सन। अब बेटे फॉर्मूला है, रटना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया फिगर ए और फिगर बी के हिसाब से। ये गिवन रिटर्न का मतलब क्या है? एक्चुअल रिटर्न, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, x1, x2, x3, ये क्या है? x बार। अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो मैंने नॉर्मल कर्व बनाया है ना, डाटा यहां भी हो सकता है, डाटा तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। अच्छा, जब मैं यहां से डिफरेंस लूंगा और यहां से इसका डिफरेंस लूंगा तो फिगर माइनस में भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। अब डेविएशन तो डेविएशन होती है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या? अब क्योंकि नेगेटिव आ सकता है, जैसे मैंने कहा जी x बार 5 है, x1 मान लेते हैं 3 है, तो आप क्या करेंगे? x1 माइनस एक्स बार, डेविएशन देखेंगे 3 माइनस 5, क्या आ गया जी? -2। बेटे डेविएशन होती है, उसमें कोई साइन का यूज नहीं होता, कार्ल पियर्सन ने ऐसा कहा। अब क्योंकि फिगर माइनस आ गई है तो कार्ल पियर्सन ने कहा इसका क्या करो? होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि माइनस का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है। क्योंकि इसका हमने होल स्क्वायर किया तो कार्ल पियर्सन ने बोला इसका क्या करो? अंडर द रूट कर दो, क्योंकि हमें अंडर द रूट और स्क्वायर काटना है। बेटा कोई नहीं समझाएगा कि व्हाई और हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड, भूपेश आनंद को छोड़कर। मैंने कार्ल पियर्सन की आत्मा से पूछा कि हे आत्मा, ये बता कि तूने ये फॉर्मूला बनाया कैसे? तो बेटे आपको मैंने लॉजिकली बताने की कोशिश की है कि ये स्क्वायर रूट क्यों आया, ये होल स्क्वायर क्यों आया, है ना, ये होल स्क्वायर है। आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ रहा है। पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे, ये सिंबॉलिकली है, समेशन ऑफ गिवन रिटर्न मतलब एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न अपॉन n होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, ये गिवन रिटर्न है बेटे, ये गिवन रिटर्न है, गिवन माइनस एक्चुअल मतलब x1 माइनस x बार। x बार का मतलब है एवरेज, गिवन माइनस एवरेज कैन बी डिनोटेड एज डेविएशन। बेटे लिखोगे तो फायदे में रहोगे। इनकी स्लाइड्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करने वाले। सिग्मा डी मतलब डेविएशन का टोटल कर दिया, विल बी यूज्ड। नाउ रिस्क कैन नेवर बी नेगेटिव, बट इफ आई डू मैथमेटिक्स इट कैन बी नेगेटिव। बट हमें पता रिस्क नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ज्यादा जीरो तो हो सकता है, सो इट कैन बी जीरो। किसी बुक में नहीं लिखा इस तरह से बेटे, भूपेश आनंद ने एक्सप्लेन किया है। रिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट कैन बी जीरो or greater than 0 but cannot be negative. So we have calculated the square of that and this is a modified formula. ये बेटे मैंने लिख दिया सिग्मा पी डी स्क्वायर, यहां पे लिखा सिग्मा डी स्क्वायर। जब प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी तो आप ऐसे कर सकते हैं, समेशन ऑफ डी होल स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट। I think I have told you why I am calculating square and why I am calculating square root, because I want to cancel this also, because risk cannot be negative, so I can do it like this. But if probabilities are given to you, अगर आपको probabilities दी होंगी तो बड़ा सिंपल है जी, सिग्मा पी डी अभी करके देखेंगे, घबराना क्या है, अपॉन सिग्मा पी मतलब आप फ्यूचर का भी रिस्क निकाल सकते हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई
होल अंडर द रूट। अच्छा, ये होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख दिया जिससे कि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी, एंड वी नो दैट सिग्मा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैं यहीं पे खड़ा हूं जी, आपके पास ही हूं जी, आप फॉर्मूला लिखिए बस। अच्छा, एक बात और समझनी है, अगर समझना चाहो तो, नहीं समझना चाहो तो कोई बात नहीं। अगर सैंपल साइज छोटा है, आप बताओ सेब लेने जाते हो, एक ही सेब को देखा कैसे है, तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इफ सैंपल साइज इज स्मॉल तो आपको n-1 करना है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, आप अभी नोट कर लें, मैं क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, आप लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। लिखें, इन केस सैंपल साइज इज स्मॉल देन वी विल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर द रूट। बट अगर सैंपल साइज छोटा है, अब छोटा कितना, 5 है, 3 है, 10 है, बताऊंगा आपको। अगर सैंपल साइज छोटा है तो n-1 करना है। आइए, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं आपको इसका रिस्क निकालना है। ये 3 डाटा दिए हैं, 3 डाटा दिए हैं, सब बच्चे करेंगे जी। आप देखिए इसका डेविएशन देखें तो 3 में से 4 गया, 1 4 में से 1 गया, 1% का डेविएशन आ रहा है। ये तो आंखों से दिख ही रहा है भाई, आपको रिटर्न गिवन है 3%, 4%, 5%, देख लीजिए। ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में 1% का डिफरेंस है। आप इसका नॉर्मल फॉर्मूले से करो, अब बड़ा सैंपल साइज छोटा है ना, तो x बार कितना, 4 3 7 और 5 12, 12/3, ये आ गया जी 4, ये हो गया एवरेज। ठीक है जी, अगर आप इसका एवरेज निकाल लें तो ये 4 है, 4 है जी, तो इसका यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है। आप देखें ये फिगर क्या आ गई, -1 की, ये फिगर क्या आ गई, +1 की। ठीक है, -1 +1, इसका फिर आपने -1 +1 होल स्क्वायर कर दिया तो 2 आ गया, क्योंकि डी स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर का टोटल किया तो 1 आया, ये 2 आ गया, 2/3। आप इसका स्क्वायर रूट करें तो ये आएगा 0.81। मैंने ये निकाल के दिखाया। बेटे ये प्रूव करना चाहता हूं कि अगर सैंपल साइज छोटा है तो आपको n-1 करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये बात यहां पे प्रूव की है। कौन बताएगा, कार्ल पियर्सन का नाम नहीं बताएगा, छोड़ो यार, क्या बात करेंगे। अब अगर मैं इसी को n से n-1 से करूं, अगर मैं, क्योंकि मुझे तो पता डेविएशन 1 है, मैं इसी को अगर n-1 से करूं तो आप बताइए जी, आप बताइए इस केस में फिर कितना आएगा यहां पर, तो 2/2, 3-1 कर दिया, अंडर द रूट कर दिया, बताओ जी 1 आ गया, और एक्चुअली में आंसर तो 1 ही है। तो मैंने एक बात ये प्रूव कर दी कि इफ सैंपल साइज इज स्मॉल देन यू शुड यूज द फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला, एंड यू शुड यूज डिनोमिनेटर n-1। एक बच्चा कहता समझ नहीं आया, मैंने कोई बात नहीं यार, घबरा मत। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, जब आप बहुत छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, पहली बार आप 9th क्लास में बायो लैब में गए थे, आपको माइक्रोस्कोप दिखाया गया था, उसमें प्याज का छिलका रखा गया था। आप जब नॉर्मल आई से प्याज के छिलकों को देखते थे तो आपको सेल्स नहीं दिखते थे, पर जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो आपको उसके सेल्स दिखने शुरू हो गए, क्योंकि माइक्रोस्कोप में रखने का मतलब है उसको आपने बड़ा करके देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो उसका मतलब मैं उसको आधा हिस्सा कर देता हूं, तो कई बार आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए नेचर वही है, नेचर वही है, बट मैं उसको होल स्क्वायर कर दूं तो वेरिएंस आ जाएगा, उसका नाम है वेरिएंस। तो वेरिएंस इस बड़े पापा, वेरिएंस भी रिस्क ही निकालते हैं, बट उसको विकराल रूप में देखते हैं, बड़े रूप में देखते हैं। तो मैंने लिखा वेरिएंस इज ऑल्सो मेजर ऑफ रिस्क, and if I just calculate the whole square of the standard deviation, and I have told you how to calculate standard deviation, sigma PD square से भी कर सकते हैं, अब क्योंकि यहां हम अंडर द रूट कर रहे हैं, और सिग्मा डी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, अपॉन n भी कर सकते हैं। अब ये छोटा हो जाता है तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अगर मैं उसको होल स्क्वायर कर दूं तो उसका नाम है वेरिएंस। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप अभी समझ लें। हायर द वेरिएंस हाई विल बी द रिस्क, ये बात तो हमें समझ आ गई।
Higher the standard deviation, high will be the risk. Higher the variance, high will be the risk. तो मैंने दो टूल बता दिए जी. एक बताया मैंने कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा बताया वेरिएंस. बस बेटे लास्ट पॉइंट आ गया क्लास का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. मुझे एक बात बताना, मैं आपसे बोलता हूं अपोलो टायर्स, एक बात मैं पूछता हूं आपसे, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, एक कंपनी अपोलो टायर्स, दूसरी कंपनी एमआरएफ टायर्स. ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं. अपोलो टायर्स का प्रॉफिट 20 करोड़ है और एमआरएफ टायर का प्रॉफिट 21 करोड़ है. आप बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है. अपोलो का 20 करोड़ है, एमआरएफ टायर का 21 करोड़ है. आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे एमआरएफ टायर ज्यादा अच्छा है, मैं उनके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा. बेटे आप खाली 20 करोड़ से डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है. आपको यह भी पूछना पड़ेगा मेरे से कि सर ये बात बताओ कि 20 करोड़ कितनी सेल्स के ऊपर है और ये 21 करोड़ कितनी सेल्स के ऊपर है. इसका मतलब यू हैव टू रीड दिस प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. इट मींस यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फॉर एग्जांपल, let the sales be 100 crores and let the sales be 52 crores. Let like this, I am just giving you a hypothetical example. Now if you just compare absolute figures, you will say that MRF tire is doing good, but that is wrong answer. If you calculate the ratio, let it be 50, let it be, I say let it be, this is 102 lakhs crores and let it be 50 lakhs. मैंने गलती से उल्टा ले लिया. मान लेते हैं अपोलो का सेल्स है 50 करोड़ का, तो भाई साहब 20 करोड़ का प्रॉफिट 50 करोड़ की सेल पे हुआ. अब आप इसका अनुपात निकाल लें, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको एक और वेरिएबल मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखिए दो टूल्स होते हैं बेटे रिस्क को निकालने के. एक होता है एब्सोल्यूट टूल, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो बताए वो एब्सोल्यूट थे. मैंने अभी अपोलो टायर का जो प्रॉफिट बताया 21 करोड़ या 20 करोड़, वो एब्सोल्यूट था. जब मैं उसको सेल्स के साथ कंपेयर करके रेशो निकालूंगा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव फॉर्मूला. आप समझ रहे हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क, so that I can compare Apollo with MRF, so that I can compare the risk of two companies. तो यहां लिखेंगे coefficient of variation is based on the this, but it is defined as risk per unit of return. इसका फॉर्मूला ये है जी, risk upon return into so, मतलब standard deviation upon average return into 100. सब बच्चे लिखेंगे, कसम होगी ना लिखा दो. भैया ज्यादा समझदार या ज्यादा चालाक मत बनना. तो लिखो रिस्क अपॉन रिटर्न एवरेज रिटर्न इनटू 100. मान लेते हैं दो कंपनीज है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड. एक्स का रिस्क है 10, रिटर्न है 10. वाई का रिस्क है 20, रिटर्न है 10. आप बताइए दोनों में रिटर्न 10-10 हो रहा है. तो क्या मुझे बता सकते हैं रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न यहां पर 1 है और यहां पर कितना है, 2 यूनिट्स हैं. मतलब आप यहां पर 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेकर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो और यहां पर 2 यूनिट ऑफ रिस्क लेकर 1 यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न कमा रहे हो. मान लेते हैं ये रिटर्न्स हैं और ये रिटर्न, ये रिस्क हैं और ये रिटर्न्स हैं. आप मेरी बात को समझ रहे हैं. तो आप बताइए किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं धीरे धीरे आपको कहीं और लेके जा रहा हूं.
आसमां में चलेंगे, उस जहां में जाएंगे जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, जहां पर रोशनी रोशनी है। अस्मो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। आप बताइए कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्स में या वाई में? बेटे एक्स में करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक है। यही तो बात मैंने लिखी है। आप फॉर्मूला लिखें जी, फॉर्मूला लिखें। फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये गलत लिख दिए, यहाँ लिखे फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने लिख दिया 1 और 2। इन इम्प्लाइज अर्निंग 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। बेटे किसी बुक में इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं बताया, ये भूपेश आनंद है जो बता रहा है। आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, लिख लो। तो डिसीजन क्या होगी? हायर द कोफिशिएंट, हाई विल बी द रिस्क। Higher the coefficient of variation, higher the coefficient of variation, high will be the risk. चलिए जी, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने करना है, जो आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। मैंने अभी तक आपको रिटर्न बता दिया, मैंने आपको रिस्क भी बता दिया। अब इन दोनों की मोहब्बत से हम देखेंगे कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। आलिया भट्ट इंडिपेंडेंट है या रणबीर कपूर इंडिपेंडेंट है? मतलब दो वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। और मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कैटरीना कैफ का वीडियो भी दिखाना है। बड़ा मजा आने वाला है बेटे, बड़ा मजा आने वाला है। बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने 5 कंसेप्ट्स अभी तक डिस्कस कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। होमवर्क बरकरार है। सेंसेक्स और निफ्टी की 30-50 कंपनीज के नाम लिखने हैं। अब आपने सेंसेक्स के नाम लिख चुके होंगे, निफ्टी की 50 कंपनियों के नाम लिखने, सेक्टर्स देखने कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स हैं क्या वही सेक्टर्स उसमें नेशनल में भी हैं या अलग हैं। ये होमवर्क है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।